गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास का जो काल विभाजन किया गया है उसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, कई लोगों को ये समस्या आती है और वो उनकी धारणा होती है कि जो इतिहास है उसमें क्या है कि सन है वो याद नहीं रहते हैं, या जो कालक्रम है उसको लेकर काफ़ी समस्याएं रहती है। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो इतिहास को क्रमानुसार याद नहीं रख पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इतिहास में सिर्फ सन ही होते हैं और हम सन याद नहीं रख पाते इसलिए इतिहास का अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें इतिहास का अच्छा अध्ययन करना है या फिर इतिहास को अच्छे समझना है तो उसका जो काल विभाजन किया गया है उसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जो भारतीय इतिहास का काल विभाजन है वो कैसे किया गया था। दोस्तों, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी उस समय भारतीय इतिहास की जो शुरुआत है वो वैदिक काल से मानी जाती थी। किंतु 1921 में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1924 में जॉन मार्शल ने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की, तो अचानक जो भारत का जो इतिहास है वो पीछे चला गया था। प्रारंभ में अंग्रेज़ों की ये मानसिकता थी कि जो भारतीय सभ्यता है वो कोई प्राचीन सभ्यता नहीं थी, लेकिन जब कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय निकाला गया तो उसके बाद पता चला कि जो भारत में भी एक प्राचीन सभ्यता है, भारत में भी एक प्राचीन सभ्यता थी जो विश्व की अन्य सभ्यताओं के समकालीन थी। जैसे मेसोपोटामिया, यूनान, मिस्र, इन सभ्यताओं के समकालीन भारत में भी एक सभ्यता थी। तो इस तरह जो अंग्रेज़ों की जो धारणाएं थी वो गलत साबित हुई है। अब जो भारतीय इतिहास का जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई उसके बाद 1960 में नई दिल्ली में पुरातात्विकों का एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में भारतीय इतिहास का पुनः कालक्रम निर्धारित किया गया जो इस प्रकार है। दोस्तों, हमें कालक्रम के बारे में, हम इतिहास का जो काल विभाजन है उसको समझने से पहले हमें एक ईस्वी सन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि ईसा पूर्व और ईस्वी सन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व और ईस्वी सन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, या फिर कहीं कहीं जो शिलालेख ऐसे मिले हैं जिनमें विक्रम संवत का उपयोग मिलता है। तो ईस्वी सन की जो शुरुआत मानी जाती है वो है ईसा मसीह के जन्म से। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का जो जन्म है वो 0 से हुआ था और ईस्वी सन में क्या है कि जैसे सीधा चलता है, जैसे 1 2 3 4 5। अब ईसा पूर्व में क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म का जो पहले का जो सारा समय है उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। तो इसमें क्या कि उल्टा चलता है, जैसे पहले 5 4 3 2 1 इस प्रकार से आता है। तो जैसे आप उसका अशोक का शासनकाल देखोगे तो 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व है। तो अगर ईस्वी सन होता तो 236 से 273 होता, लेकिन वो ईसा पूर्व है तो 273 से 236 ईसा पूर्व है। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले जो ईस्वी और जो ईस्वी सन है और ईसा पूर्व है उसको समझना जरूरी है। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार जो भारतीय इतिहास का जो काल विभाजन है वो किया गया है। भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो ऐसा काल, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और इस काल का जो पूरा इतिहास है वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर लिखा गया है। जैसे हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में 3 काल आते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इस काल का हमें कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस काल का जो पूरा इतिहास है जो उपकरण मिले पत्थरों के उनके आधार पर लिखा गया है, या फिर जो गुफा चित्रकारियाँ की गई है उनके आधार पर लिखा गया है। इस काल का हमारे पास कोई लिखित रूप में ग्रंथ नहीं है जिसका उपयोग हम कर सकें, या कोई शिलालेख भी हमें नहीं मिलता है।
तो ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और इस काल का जो संपूर्ण इतिहास है वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर लिखा गया हो। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। अब हम पुरापाषाण काल का अध्ययन करेंगे। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब इसका जो टाइम पीरियड है इनका, ये कोई फिक्स नहीं है, ये कार्बन 14 पद्धति के आधार पर अनुमानित है और ये आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग भी देखने को मिल सकता है। तो निम्न पुरापाषाण काल का समय माना गया है 5 लाख से 5000 ईसा पूर्व या 6 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। मध्य पुरापाषाण काल का समय माना गया है कि 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पुरापाषाण काल का समय माना गया है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। निम्न पुरापाषाण काल में क्या है कि इसको चैपिंग और पेबुल संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। और इस काल में क्या है कि फलक काफ़ी मिले थे और यही मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल की बात हो जाती, ठीक है। आगे हम देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। ऐसा काल, आदि ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं किंतु या तो उनको पढ़ा नहीं जा सकता और अगर पढ़ा भी गया है तो उनकी जो प्रामाणिकता है वो संदिग्ध है। अतः इस काल के इतिहास के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे काल के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या एक लिपि है, लेकिन वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। और वैदिक सभ्यता की से संस्कृत में इसके ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन एक विवाद चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले हुई या वैदिक सभ्यता। इसका मुख्य कारण यह है कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पहले नगर बसेंगे या फिर गांव बसेंगे। आमतौर पर यह होता है कि पहले गांव बसते हैं फिर नगर बसते हैं। तो इन दोनों का जो समय है वो क्या है कि विवादित है। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जा सकता तब तक हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो मूल समय है वो नहीं निकाल पाते। अभी जो भी समय निकाला गया है वो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर निकाला गया है। तो इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसको रखा गया। अब वैदिक काल की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया, एक तो ऋग्वैदिक सभ्यता, एक उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व है और 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जो उसका कालक्रम है उसमें को लेकर अनेक विद्वानों ने अलग अलग समय दिया गया है, किंतु जो सबसे प्रमाणिक है वो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये डीपी अग्रवाल ने, धर्मपाल अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति के आधार पर निर्धारित किया था। आगे हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। अब ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल होता है कि ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उनको पढ़ा भी जा सकता है और उसको पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। तो ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत 600 ईस्वी से मानी जाती है और कुछ विद्वान मौर्य साम्राज्य की स्थापना से या फिर सिकंदर का जो भारत में आक्रमण हुआ उस काल से ऐतिहासिक काल की शुरुआत करते हैं। कि भारत में प्राच्यवादी विचारक हुए थे जिन्होंने जो प्राच्यवाद थे उन्होंने लिखा था वो थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने कहा था कि जो भारत में जो ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है वो 325 ईसा पूर्व से होती है, ठीक है। उसके बाद का जो काल है वो अज्ञात है और कुछ विद्वान मानते हैं कि 600 ईसा पूर्व में जहाँ जब से जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ वहीं से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। अब ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल, 4 भागों में सॉरी, प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल या आधुनिक काल। अब प्राचीन काल का जो टाइम पीरियड है वो इस प्रकार से डिसाइड किया गया कि प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है, यानी प्रागैतिहासिक काल से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है
उसको प्राचीन काल कहा गया है। रमेश चंद्र मजूमदार ने इसका जो समय वो प्रारंभ से लेकर 1000 ईस्वी तक निर्धारित किया था। अगर हम पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल की बात करें तो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच का जो समय है उसको पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल कहा गया है। इस जो पूर्व मध्यकाल शब्द का एक विद्वान हुए थे विशुद्धानंद पाठक, उन्होंने पूर्व मध्यकाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, सल्तनत काल, दूसरा है मुगल काल। अब सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड वो निर्धारित किया गया है 1206 से 1526 ईस्वी तक, और वहीं मुगल काल का जो टाइम पीरियड है वो 1526 से 1707 ईस्वी या 1757 ईस्वी। अब जो सल्तनत काल का टाइम पीरियड है वो इस आधार पर निर्धारित किया गया कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और सल्तनत का पतन हो जाता है। मुगल काल का जो टाइम पीरियड की बात करें तो 1526 से 1707 इसलिए माना गया है कि 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त करके, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब के बाद में जितने भी जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत कमज़ोर और निर्बल या अयोग्य शासक थे। इस कारण कुछ इतिहासकार इसको 1707 ईस्वी तक मानते हैं। अब 1757 ईस्वी तक का मानने का मुख्य कारण ये है कि अंग्रेजों ने जो भारत में सर्वप्रथम एक ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्थापना की शुरुआत हुई थी वो बंगाल से हुई थी, और वो हुई थी प्लासी के युद्ध से। तो एक इतिहासकार हैं जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार का मानना है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में एक तरह से मध्यकाल का अंत हो गया और आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ। अब हम आधुनिक काल की बात करें तो कुछ इतिहासकार औरंगजेब की मृत्यु के बाद से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं, और कुछ इतिहासकार प्लासी के युद्ध से 1964 तक का जो टाइम पीरियड है वहाँ से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। तो इस प्रकार भारतीय जो इतिहास है उसका काल विभाजन किया गया। दोस्तों, भारत पर जो भारतीय इतिहास पर जो सबसे महत्वपूर्ण और जो पहली पुस्तक लिखी थी वो थी जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें भारतीय इतिहास का उन्होंने एक तरह से सांप्रदायिकता के आधार पर काल का विभाजन किया था। जैसे उन्होंने प्राचीन काल को हिंदू काल कहा, मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा, और आधुनिक काल को उन्होंने ईसाई काल न कहकर उसको ब्रिटिश काल कहा। तो इसमें क्या कि उनके जो सांप्रदायिक इतिहास की जो भावना थी या सांप्रदायिकता फैलाने की भावना थी वो उसमें उनकी मंशा छिपी हुई थी। तो अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में भी सारे शासक हिंदू नहीं थे, और मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में भी सारे शासक मुस्लिम नहीं थे, और उन्होंने आधुनिक काल को जानबूझकर ब्रिटिश काल कहा, जबकि वो अगर उनको धर्म का इतना ही होता था उसको ऐसा ही काल कहना चाहिए था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो इतिहास के कालक्रम से संबंधित थी, और इस प्रकार हम आगे भी और भारतीय इतिहास पर वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किसी भी कालखंड के लिए कोई एक विशेष नाम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ ये कि जो ऐतिहासिक जो कालखंड है ये एक अनुमानित कालखंड है, और ये कालक्रम का निर्धारण इसलिए किया गया कि हम इतिहास को अच्छे से समझ सकें, और ये हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए इस तरह से इन्होंने किया गया है। धन्यवाद। और अगर आप इसी प्रकार के और इतिहास संबंधित वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।